कि कोरोना से पहले, बिफोर 2020, दुनिया के बड़े कारपोरेट्स एक आपस में मीटिंग करते हैं कि हमारा जो हर साल कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, ये आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें कुछ ना कुछ नए मेथड अडॉप्ट करना पड़ते हैं। उनका एक कंसेंसस बनता है कि हम सारी विश्व अर्थव्यवस्था की रीसेटिंग कर देते हैं। रीसेटिंग करेंगे, रीसेटिंग जैसे हम अपने मकान को रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, ऐसे ही उनका ये प्लान बन गया कि हम सारी वर्ल्ड इकानमी को रीस्ट्रक्चर करके अपने मुताबिक चलाएंगे, जिससे हमारी डोमिनेशन जो है वो सुप्रीम रहेगी। एक बात तो ये फैसला, उस फैसले में उन्होंने 4 जोन चुने हैं। 4 ये 4-5 एरिया जो हैं हम इनको रेगुलेट करेंगे लगातार। जैसे कि पहला उनका जो ये आ गया कि नॉलेज वाला एरिया जो है, नॉलेज जिसको हम वो तो नॉलेज बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ इन्फॉर्मेशन। कि इन्फॉर्मेशन वाला एरिया जो है वो सारे जितने वर्ल्ड के मीडिया जो टॉप क्लास कंपनी हैं, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, और इसका ये जो है अपना चाइना का वो अलीबाबा है, टेनमिन है, और दूसरे हैं। ये सारे के सारे मीडिया ज्ञान जो है आपकी वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। इसका एविडेंस के प्रूफ क्या है, मैं गप लगा रहा हूँ कि कुछ है। अमेरिका की सेनेट में जब फेसबुक के मालिक को, जुर्गर को पेश किया गया और उसको कहा कि जिसको हर कंट्री ने DIO मतलब डेंजरस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, उनके फेसबुक में पेज तुम उनके क्यों नहीं हटाए, उनकी लिस्ट दो। तो वो लिस्ट दी उसने 4000 बैंड डेंजरस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको हर स्टेट ने अपने अपने मुताबिक उनको बैन करके रखा था। फेसबुक ने उनसे पैसे कमाए और उनकी हेट स्पीचेस को अलाउ कर दिया। इसके बावजूद भी इंडिया की जो सो कॉल्ड मेजॉरिटेरियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके नाम नहीं दिए उसने। नोट इट, ये आपके लिए नोट पर दिए, इंडियन नेशन के लिए, आपके लिए, कि इंडिया की जो मेजॉरिटेरियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बैन थी, जिन्होंने हेट स्पीचेस फैलाए फेसबुक पर, उनके नाम उसने नहीं। फिर वॉल स्ट्रीट ने दोबारा उसको कहा कि जे नाम तुमने छपा दिए हैं, उसके बाद उसे नाम वो भी डिक्लेयर करना पड़े। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब फेसबुक एक अथॉरिटेरियन और मोनोपोली होल्ड करती है ग्लोबल लेवल पर, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, क्या इस किस्म की कंपनियां, इस किस्म के सिस्टम दुनिया में चल सकता है? एक बात। इसी की सप्लीमेंट्री दूसरी बात आपको कह देते हैं। एक लड़के ने वहां को फायरिंग की थी और उससे एप्पल का वो पकड़ा गया, और वहां की FBI ने जो कहा कि अच्छा आएगा मैं कोड दे दो, और एप्पल वाले ने जो कहा कि मैं अपना कोड डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मेरी मार्केटिंग का सोच है। इसका मतलब फॉर द सेक ऑफ द कंपनी मार्केटिंग, तुम्हारा उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज करे और तुम उससे सुप्रीम, तुम नॉन अकाउंटेबल, तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं, ये तो नहीं काम चलता है। ये कंपनियों का पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको कि नॉलेज, वो नॉलेज लिखा, मगर मैं इन्फॉर्मेशन बोलता हूं कि इन्फॉर्मेशन सेक्टर को कैसे रेगुलेट करते हैं। इसकी इंडिया की एग्जांपल कंटेक्स्ट में स्पेशली आप उसी फेज में नीचे कि इंडिया के फेसबुक में 1919 के बाद इलेक्शन के दौरान ये एक उनका एग्रीमेंट है कि जो भी हेट स्पीच, हेट मतलब कि वो इंफॉर्मेशन देगा, दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाएगा, उसको उसकी ड्यूटी बनती है वो उसको डिलीट कर दे। जहां की रूलिंग पार्टी का या मीडिया सेल का दिए हुए हेट स्टेटमेंट
4 महीने लगातार डिलीट नहीं किया डेलिबरेटली, और कहा गया कि नहीं हमें ये इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब वो कारपोरेट कंपनियां जो वर्ल्ड में किसी के सामने ट्रांसपेरेंट नहीं, अकाउंटेबल नहीं है, वो अपना कंट्रोल कैसे रखेंगी? सोचने वाला क्वेश्चन ये है। पहला पिलर तो ये है कि उन्होंने जहां पर पहुंचे। दूसरा उन्होंने ये रखा हुआ है कि बिजनेस में जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी 2 इंफॉर्मेशन, आप कंफ्यूजन होना। इंफॉर्मेशन में 5G है, 5G, और मैन्युफैक्चरिंग में 4G है। 4G टेक्नोलॉजी यानी कि ऑटोमेटिक रोबोटाइजेशन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को कैसे लाया जाए, ये उनका नंबर 1 पॉइंट, जिसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम खाने के लिए वो 2 जो उनकी रोटी या यूनिवर्सल वेस्टर्न के 100 कार्ड एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वर्ल्ड में, फिनलैंड में हुआ है, ये दे देंगे। और 4G की टेक्नोलॉजी वजह से उसके मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग मेथड से हम ऑटोमेटिक चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे। उसके लिए ही उस इकोनॉमिक डिप्रेशन को इंजीनियरिंग किया गया थ्रू लॉकडाउन। कोरोना वाज ए चांस। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था ना, एक अफसर क्या है, आपदा में अफसर ढूंढो। ये वही इंटरनेशनल लाइन ऑपरेटर है इंडिया में कि वो आपदा में अफसर ढूंढा है। आपदा आई, इट वॉज ए नेचुरल, ये क्राइमल डैमेज से आई है। उसका रेट ऑफ किलिंग 1.2 या 1.5 था, ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा किलिंग रेट तो इसका था ये जो स्वाइन फ्लू का, जो वर्ल्ड फ्लू का, और हाईएस्ट किलिंग रेट जो एबोला का है। पर ये कभी भी पैंडेमिक नहीं बना, क्योंकि माइंडसेट पहले तैयार था कि हम एक तिनके को राई का पहाड़ बनाएंगे। तो राई तो आई, इसमें कोई शक नहीं है कि राई नहीं थी, और तिनके का हमें पहाड़ बना दिया, या राई का पहाड़ बना दिया। वो जो राई जो है उसका जो हिमालय खड़ा कर दिया हमने। आपदा में अफसर ढूंढो। अब अफसर ऐसा ढूंढा ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन, और जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो ग्राउंड, और अब बड़ी इस्टेब्लिश होकर के 2 साल के बाद वही आएंगी जो 4G वाली होंगी। एक अब आ गया एक ट्रेंड और है, वो है कि मार्केटिंग में ग्लोबलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में नेशनलाइजेशन, राष्ट्रवाद। अभी वैक्सीन है ना, ह्यूमैनिटेरियन सवाल है। यूएनओ का ह्यूमन राइट कमीशन भी है, यूनेस्को है, रिफ्यूजी वो क्या है, यूएन रिफ्यूजी कुछ है, इस किस्म का कमीशन भी बना हुआ है, मगर ह्यूमैनिटी नहीं है कहीं, सब मिसिंग है। कि क्या ये राइट है किसी कंट्री को कि अपनी टोटल पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा वो वैक्सीन को रेगुलेट कर ले? बताओ। अफ्रीका में भी नहीं पहुंची, डोज ही नहीं है 100 का। इसका मतलब यह है कि चीजें जो हैं वो अगर कोई सप्लाई भी होगी उसको रेगुलेट कर देंगे। वहां राष्ट्रवाद नंबर 1 पर। यूरोपियन यूनियन की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसे 2-2 डोज अगर सबको लगाने हो तो 1 डोज एक्स्ट्रा डाल के उन्होंने इतनी स्टोर कर ली है, बाकी बचे तो देखा जाएगा। उस सिचुएशन में ट्रेड में तो ग्लोबलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में राष्ट्रवाद के नहीं देंगे। हाँ भाई जो मर्जी करो आप, ज़्यादा चिंता करेंगे तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये जो ट्रेंड सेट है आइडियाज़ का, कि नीचे जितना भी खराब कर सकते हो वो स्टेटों की ड्यूटी है, और उनको नए नए आइडिया बाकायदा दी जाते हैं, और उसके लिए खास किस्म की लॉबिंग। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि हेल्थ एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है, अस्तित्व का सवाल है। एग्जिस्टेंस के लिए आदमी को कहा अच्छा भाई तुम वो मत लगवाओ, इंजेक्शन मत लगवाओ, जरा मर जाऊंगा, अच्छा भाई लगवा ले यार। ये जो एग्जिस्टेंस का डर है, इसी की वजह से जो वैक्सीन जो एवरेज जो वायबल हुआ करती थी वर्ल्ड में, वो तो 4, 5, 6 साल के बाद वैलिड होती थी कि ये वैक्सीन कारगर है कि नहीं है।
अब हुआ क्या है कि विद इन 3 मंथ्स, 4 महीने के अंदर वैक्सीन तैयार, 5 महीने के अंदर वैक्सीन तैयार। वो सारी कंपनियां जो हैं उनकी एक कोलैबोरेशन है कि लोगों के अंदर एग्जिस्टेंस का खतरा बढ़ा करके इस चीज़ को अगर मार्केटिंग ओपन कर दे, जैसे कि चाय से लगवाओ, नहीं चाय से नहीं लगवाओ, तो मार्केटिंग नहीं होती, रिएक्शन हो जाता, तो सवाल उस पर वो हो जाता, उस पर क्या उसका नाम, केस हो जाता है। सरकार खरीदेगी तो पैसे कंपनी को पास, और कंपनियां सरकार के वो इलेक्टोरल बॉन्ड में, इलेक्टोरल ट्रस्ट में उनको वापस दे देंगी। कंपनियों को राइट है, सरकार नहीं, कंपनी नहीं दे सकती आपको। वो इक्वेशन वो बन गई है कंपनी और पार्टियों की। तो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या सरकारें अपने पब्लिक मनी से खरीदेंगी और आपको फ्री लॉन्च करेंगे। ऊपर वाला एजेंडा क्या है कि फार्मा इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करके, एग्जिस्टेंस का खतरा बना करके अपनी मार्केटिंग करनी है, और नीचे आ गया कि वैक्सीन फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल, स्टेट फंड से खरीदी जाएगी टैक्स से, और स्टेट ही आपको फ्री लगा दी, और हम खुश कि हाँ हाँ मुफ्त लग रही है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा, वो है फियर साइकोलॉजी। फियर मतलब डर का जो साइकोलॉजी बना दी है, भय का, उसमें 4-5 चीजें हैं जो आपके सामने फेस होती। एक भय का वातावरण है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसका जन्मदाता अमेरिका है। उसका हमने भी कोटेशन भी बना दी है कि टेररिज्म जो है वो कुछ नहीं है, ये स्टेट टेररिज्म की शैडो है। अपनी सीधी कोटेशन फार्मूला ओपन है कि टेररिज्म कुछ नहीं है, इट इज सिंपली ए शैडो ऑफ स्टेट टेररिज्म। अगर आप स्टेट टेररिज्म को खत्म कर दो तो टेररिज्म नहीं रहेगा। अमेरिका सुपर पावर है, उसका शैडो जहां जहां भी होगा वहां ही नॉन स्टेट एक्टर जो है वो पैदा होंगे। और नॉन स्टेट एक्टर को इतना खतरनाक एलिमेंट बना दिया है कि हर कंट्री वहां लॉबिंग करके अपने हथियार बेच रहा है, अपने हथियार बेच रहा है। और इंडिया का माइंडसेट तो जहां तक बिगड़ गया है, एक और ट्रैक है थोड़ा सा कि पाकिस्तान की इकानमी जो वो ग्रे इकानमी है। अभी रेड जोन में नहीं गई, रेड में है तो कोई पैसा नहीं देगा इसकी। ग्रे में इकानमी ये है कि अगर कोई लोन लेना है तो दूसरा या तो पर्सनल ट्रस्ट पर देता है, जैसे सऊदी अरब ने दिया इसको, IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने हैं तो कोई बड़ा कंट्री उसकी गारंटी देगा कि हाँ देगा कि वापस नहीं देगा। अच्छा, वो कैसे पोजीशन हो गई कि जब वार के एंगल से इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में सींग मिला दिए, और इंडिया की इकानमी बहुत बड़ी पाकिस्तान के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले में नहीं, और हमने साइचिन ग्लेशियर पर डंगा ला दिया 1985 से, और तब से लेकर के हम आज तक, उस वक्त का कैलकुलेट 5 करोड़ रुपया डेली खर्च आता था। इतनी इकानमी तुम बाहर में डिक्लेयर करोगे, वेस्ट करोगे, ड्रेन करोगे, तो इकानमी तो जाएगी भाई। इसलिए पाकिस्तान का जो मिलिट्री बजट उसको लेगा दिवालियापन की तरफ। अब उसका ही रिवर्स चाइना। अब चाइना की इकानमी देख लो, इंडिया की इकानमी देख लो, चाइना की डिप्लॉयमेंट देखो, इंडिया की डिप्लॉयमेंट देखो, और चाइना हिंदुस्तान का वो अपने हथियार बना रहा और बेचेगा, और हम बने बनाए खरीद रहे हैं। अपनी इकानमी भी उधर जाएगी। ये लॉन्ग टर्म मसला होता है कि इस बड़ी इकानमी को कैसे हम अपने ट्रैप में ले लें, ताकि लाचार हो करके चाहे अमेरिका के पल्ले में गिरेगा या हमारे पास आएगा। तो उस ट्रैक पे हम खुद राष्ट्रवाद की सुरक्षा में खड़े हैं कि नहीं खड़े। कोई आदमी राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता है कि नेशनल सिक्योरिटी कहाँ जाए, जब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस इस बात की कमेंट्री करता है कि तुमने ये जो प्लान बनाया था 4 धाम यात्रा वाला, जो बाइडर रोड का, और 2017 में जब ये आया, देयर वाज नो एनी क्वेश्चन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी फॉर बाइडिंग द रोड। तब तो धर्म का राजनीति था, तो धर्म के आधार पर आपने कहा था कि हम यहाँ 4 धाम को लिंक करने की कोशिश करेंगे।
अब ये 2021 में नया आर्गूमेंट आता है, 21 में, क्योंकि चाइना का डिप्लॉयमेंट पहले हुई है थोड़ी सी। इसका मतलब जब तुम अपना आर्गूमेंट बदल देते हो किसी एजेंडा को सक्सीड करने के लिए, तो जहां पर गड़बड़ी है टेंशन और लोग मोटिवेट हैं उससे। सुप्रीम ने परमिशन दे दी, पर उससे पहले जो वहां उत्तराखंड में 2013 में क्या हुआ, एक एविडेंस, केरला में क्या हो रहा है दूसरा एविडेंस, और 2014 में कश्मीर में क्या हुआ फ्लडिंग से, ये सब एविडेंस। और ले में जब बादल फटा तब के एविडेंस, जब ये देखते हैं हम। और अभी तपोवन का हुआ है कि इनका बनाया हुआ वो क्या उसका हाइड्रो पावर ही बह गए हैं। जब तुम इतना नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो, इसका मतलब अब हमें एजेंडा ये रखा है कश्मीर में, जो अपने एरिया में जहाँ बॉर्डर में पहले हम 2 साल पहले ये चलाया था हमने कि क्या पीस चाहिए, तो वहाँ में तो हमने क्लाइमेट चेंज करके वहाँ से गंदी हवा इधर आ जाए तो क्या रोक सकते हो, जहाँ से गंदी हवा पाकिस्तान चली जाए तो पाकिस्तान की हवा रोक सकती है। तो जहाँ पर तो लोग आ जाते थे कि नहीं पीस होना चाहिए, मसला आता है डिस्कशन में कश्मीर, तो वो एक अलग। अब सवाल ये आएगा कि वातावरण खराब तो खेती खराब, और किसान नहीं तो भोजन नहीं, एक बात ये तो एक आ गया ना। दूसरा ये होगा क्या कि वातावरण की सुरक्षा नंबर 1 या राष्ट्रीय सुरक्षा नंबर 1, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधे से ज़्यादा आदमी डिप्लॉयड उधर है। 350 हेक्टर लैंड फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट, वो सब हम डीरेगुलेट करके लैंड यूज चेंज करके आर्मी CF BSF की ट्रेनिंग कैंप को लगा रहे हैं। और सज्जन जसूदेव शायद एक बार वहाँ गए थे शुपैया में, वो जो अच्छा वाल देखा था नहीं आपने, वो नीला रंग का पानी, अब उस फॉरेस्ट्री में CRP का कैंप बनेगा। पहाड़ों को रोंदा क्लीन किया जाएगा और जंगल काटे जाएंगे और वहां CRP का कैंप बनेगा। तो इस तरीके से 350 हेक्टर लैंड उन्होंने JNK में डीरेगुलराइज कर दी। पिछली सरकार ने एक एक्ट पास किया था, उसका नाम था रोशनी एक्ट। रोशनी एक्ट में यह था कि अगर किसी ने भी दरिया मतलब के रिवर बेड शामलाट जगह कोई और भी रेगुलर हल चलाई है और 10 साल जो उसमें खेती कर रहा है, तो रोशनी एक्ट ने उसको रेगुलेट कर दिया था उनका। उससे लोगों की थोड़ी सी इनकम बढ़ गई थी और लैंड भी बढ़ गई थी। अब उस रोशनी एक्ट को उन्होंने कैंसिल कर दिया है यूटी ने, बात वहाँ आड़िया करके कि जो लोग 20 साल से या 25 साल से या 40 साल से खेती कर रहे थे, एंड दैट लैंड वाज रेगुलेटेड as per the Roshni Act of the previous government, and that act is scrapped, and that land is again declared as a state. और वो इसलिए की है कि अगर कहीं किसी को बाहर वाले सेठ को या लाला जी को कट्ठी जगह देनी हो तो लोग क्लेम करेंगे ना इसमें कंपनसेशन, अरे तुम्हारी लैंड तो है नहीं, पहले तुम मालकी नहीं हो, इसके अंतर्गत ले आओ। ये सारे डिस्प्यूट जो हैं आगे चलेंगे, क्योंकि जहाँ भी किसी सरकार का पॉकेट होता है और जहाँ पर अगर सिमरिंग हो कि जहाँ बुंचाल आ सकता है, तो बुंचाल से पहले जो ड्यूटी बनती है कि लोगों को पहले इस सफर का फिर डाल रखो, उनको पता ना लगे कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। लोग तो लगेंगे ज़मीन बचाने में और अपना वो काम लगातार करते जाएंगे। तो फियर साइकोलॉजी नंबर 1 एक तो इसका उग्रवाद का जो उन्होंने मसला खड़ा किया है, दूसरा उन्हें खड़ा कर दिया है ये कि वायरस वाला का वायरस आएगा और आपको ले जाएगा। तीसरा उन्होंने ये खड़ा कर दिया है कि अगर कंपनियां इतनी सेंट्रलाइज्ड हैं तो पावर नीचे उतनी ही सेंट्रलाइज्ड हो तभी जा करके ये काम जो है वो चल सकता है। इसलिए जितनी भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं आपके सामने, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तो पहले ही है, चाइना और ये जो रशिया तो है, मगर कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्री ने, इवन अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी फेडरल चेंजेस आई हैं
जिसकी वजह से अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो पहले से बड़ा है और डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय। और लास्ट में उन्होंने क्या किया है कि जो सोशल हमारा एक प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन में एक 78 नंबर क्लास है, छोटा सी 2 लाइन है लिखी हुई, एम्पावरिंग पीपल्स सोशली एंड मेंटली। बस यही शब्द कि जब हम लोगों को मेंटली एम्पावर करेंगे कि लोगों का ज्ञान बढ़े और लोगों को बात करने के काबिल हो जाए, लोग सवाल पूछें, उंगली खड़े करें, यार ये क्या कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज कैसे हो गया। एम्पावरिंग मेंटली, मानसिक तौर पर सशक्तिकरण हो उनका। और दूसरा है सोशली एम्पावर कि लोग इकट्ठे बैठते हैं, चाहे वो धार्मिक फंक्शन हो, रिलीजियस फंक्शन हो, शादी हो, मेला हो, कोई भी हो, लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंगें हो, इकट्ठे होते हैं। ये भी सोचो, इस सोशल गैदरिंग को उन्होंने बैन करके 2 साल हमारी साइकोलॉजी बना दी है कि अगर मैं रेल में कलेक्टिवली बैठूंगा तो मुझे वायरस हो जाएगा। इससे उन्होंने क्या कि सोशेबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया है, और जब आदमी की सोशेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो वाइल्ड लाइफ बन जाती है। तो हम वो वाइल्ड लाइफ को उन्होंने कन्वर्ट किया है विच इज हंटिंग फॉर द कैपिटल एंड डॉलर। तो इस तरीके का उनका मॉडल बूस्ट बनाया उन्होंने। इस किस्म का इंसान ले आओ जो वाइल्ड लाइफ की तरह हो और डॉलर के पीछे घूमता हो, इस किस्म का मानव था। तो ये रहा उनका इंटरनेशनल प्लान। अब इससे नीचे आए कि एक बात उन्होंने भूपति जी ने कही थी कि मल्टी लेवल एक्शन। तो वह मल्टी लेवल एक्शन के एंगल से मैं संजीवी के बोलते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो उसी बात को मैंने जोड़ा है। एक एग्जाम्पल ऐसे ज़्यादा नहीं, ताकि उसको आप पिकअप कर जाओगे कैसे कैसे चीज़ों को हम। इशू एक ही है, ग्लोबल भी है, नेशनल भी है, लोकल भी है। कि नंबर 1 कि वी अपोज बिट्टो इन सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल, ये तो ग्लोबल है। मगर नेशनल लेवल पे ये ओथ ऑफ सीक्रेसी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेजिस्लेचर प्रिविलेज एक्ट, ये वही है जो बिट्टो की नेशनल कॉपी है। प्राइम मिनिस्टर ने बगैर पूछे नोटबंदी कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने बगैर पूछे 3 ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बगैर कंसल्ट के लिए विड्रॉ कर लिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं, नो। बिट्टो है वो ग्लोबल बिट्टो है जो सिक्योरिटी काउंसिल वाली, और ये नेशनल। उसके नीचे आ जाओ, साइड में अगर कोर्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसके नीचे जो अपने सुखदेव ने एग्जांपल दी थी, अगर सेक्रेटरी हटवाना हो तो सारी पंचायत अगर 3 महीने की एक्सरसाइज करे तो आप सेक्रेटरी हटवा सकते हो, वो भी ट्रांसफर। तो वो गांव के लेवल की बिट्टो है। अब देख लो कि कहाँ बिट्टो, और वो ट्रिंकल करती करती गांव तक आ गई है और नीचे पहुंच गई है। तो इसलिए हम इस बात पर पूरे कन्विंस्ड हैं कि गांव वाला गांव काम करे, रीजन वाला जिसका जहां लेवल हो वो उस फ्रंट पे, उस सेक्टर पे काम करे, और मूवमेंट हमारी आगे बढ़ सकती है और ये बढ़ेगी। और किसान मूवमेंट ये 2 चीज़ें साबित करती हैं कि जो चीज़ भी एजेंडा बेस्ड हो, एक बात पॉलिटिकल इंटरवेंशन से दूर हो और सर्वसम्मति से चले। उन्होंने बने हुए कानूनों को वापस धकेल के ये प्रूव कर दिया है कि अगर पीपल की सोशोलॉजी माइंडसेट थोड़ा सा चेंज आए तो आप इस सिस्टम को सारे को बदल सकते हैं। और हम नेचर सेंट्रिक की ओपिनियन जो फलसफा है, ये फर्म इस ओपिनियन से यकीन दिलाता है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं और करने की क्षमता है अगर हम इस एजेंडे को ऑल लेवल पे कि ग्लोबल भी होगा और लोकल भी होगा। इसमें ये नहीं है कि लोकल जो कर रहा है वो घटिया है तो अपना दूसरा जो मिडिल वाला कर रहा है वो उससे ना 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 ना, हर आदमी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक काम। इससे ज़्यादा नहीं कहते। तो अपना प्लान ये है कि 2 डिस्कशन हमने
चालू करेंगे अब जा करके बॉर्डर पर किसानों में। एक तो किसानों की जो जीत हुई है इसके बारे में आपकी राय क्या है? तो हमारे यहाँ तो मिक्स्ड ट्रेंड है, बीजेपी ददरस वगैरह कुछ अपोज करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं वगैरह, एक उनसे राय। फिर दूसरा कि पर्यावरण सुरक्षा हो या राष्ट्रीय सुरक्षा हो, ये सीधा मिलिट्री पावर वो जो फॉरेस्ट्री की तरफ जो लैंड जा रही है ना, उनके बारे में क्वेश्चनरी आएगा, दूसरा भी आएगा। अगर ज़्यादा ट्रेंडर है राष्ट्रीय सुरक्षा, फिर सवाल जवाब आते हैं। अगर पर्यावरण की सुरक्षा है तो अपना मूड तो ये होता है कि लोगों का माइंड सेट है या वो पर्यावरण की सुरक्षा या वातावरण की सुरक्षा पर नंबर 1 लाया जाए, तभी जा कर के ग्लोबल यूनिटी बन सकती है। रही बात एक और, मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूं, ये अपने 5 कंपोनेंट जो है ना एनवायरनमेंट के, इनकी भी ग्रेडेशन है मेरे माइंड में। अगर गलत हो तो आप मुझे ठीक कर दें। लैंड का नेचुरलीकरण या उसको डीकेमिकलाइज करना, ये हर गांव की, हर किसान की अपनी लोकल की बात है, जिसे ग्लोबल नहीं हो। कि लैंड को हमने केमिकलाइज किया है, उसको केमिकलाइज करना, जैसे अब कल बताया सुखदेव जी ने कि वो अपना वो सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके डीकेमिकलाइज करना, मैंने अपने खेत को करना है, मैं सज्जन जी के या दूसरे खेत को नहीं कर, सज्जन जी अपने खेत को करेंगे। तो ये लोकल वाटर एरिया में है, रीजन में है, जैसे कुछ दरिया इंटरस्टेट हैं, जैसे कावेरी का झगड़ा है तमिलनाडु और कर्नाटका का, चनाब का इंडिया और पाकिस्तान का, सिंध और इंडिया पाकिस्तान का। तो वाटर जो है रीजनल है, और फॉरेस्ट भी रीजनल है, और बायोडाइवर्सिटी भी रीजनल है। मगर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो ग्लोबल, वो सबको यूनानिमसली मारेगा। इसलिए जो लेवल जहाँ जहाँ बनता है तो क्लाइमेट चेंज तो सबको मारेगा। इसका मतलब सांस के बगैर जैसे हम 1 मिनट नहीं रह सकते, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुप्रीम कि क्लाइमेट चेंज और एयर नंबर 1 पर, और जैसे जैसे की यूटिलिटी का फर्क आता है ना, ऐसे ही चीज़ों की ग्रेडेशन बनेगी। उस एंगल से अगर हम काम स्टार्ट करें इन्वायरमेंट फ्रंट पर भी और सोशल फ्रंट पर भी, और इंटरनेशनल को सामने रखते हुए उनका प्लान क्या है और इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, हमारा इसको बदल क्या देना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। और इसके नरेटिव को बदलते हुए हमारे यहाँ एक वेटलैंड है, वो 1/3 तो पाकिस्तान में है और 2/3 इंडिया में है। वेटलैंड है, वहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं, उनके साथ लोगों के कुछ खेत भी थे, और पहले लोग तो उनको मार के खाते भी थे कि यार एक गेहूँ लगाते हैं और ये खाते हैं, और दूसरा चलो हम इनका मांस खाएंगे। आखिरकार वो वाइल्ड लाइफ ने आकर के अब वो कुछ अपनी लैंड जो है वो लोगों की ले रही है। तो पहले लोग कहते थे कि हम लैंड नहीं देंगे, फिर हमसे थोड़ी सी बात की कि आपकी, हमने कहते हम तो नेचर ह्यूमन सेंट्रिक हैं, नेचर का वेटलैंड की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब लोग इस बात पर आ गए हैं कि हमें जमीन के बदले जमीन, हम अपना खेत छोड़ने के लिए तैयार हैं। रोटी खानी है खेत से, जिस जो मेरे नाम पर हुआ है, कि अगर मैं पाकिस्तान से शिफ्ट होकर आया हूँ आज़ाद कश्मीर से, मुझे वो खेत अलाट हुआ है, अब खेत जो है वाइल्ड लाइफ वाले वो इंक्रोच करना चाहते हैं, तो उसके बदले मुझे कहीं दे मिल नहीं देगी लैंड। अब झगड़ा इस बात पर है। तो वो जो बात है ना, वो तो लोगों ने जो दरिया के किनारे लैंड थी, कुछ अपना खेत लगता था फर्श के साथ, और वो कॉमन लैंड थी, उसको लोगों ने इंक्रोच का हल चला करके उसको प्लेन करके खेती जोग बना दिया है। और दैट वाज रेगुलेटेड एज पर रोशनी एक्ट। ये नाम ले रहा हूँ इसलिए ताकि पता लग जाए, ये नहीं है कि लोगों ने इलीगल काम किया है, इलीगल था, मगर जब रोशनी एक्ट आया वो रेगुलराइज हो गया। उस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूटी एक्ट के तहत उसको स्क्रैप कर दिया है ना। इसलिए जो हमने काम किया था, जो लीगलाइज हुआ था रोशनी एक्ट के तहत, दैट इज अगेन इलीगलाइज, गैर कानूनी बन गया ना। अब उस गैर कानूनी के खिलाफ तो लोग लड़ेंगे। तो उसमें हमने लोगों को यही सुझाव दिए, जहाँ सवाल है कि पहले आप अपने गांव की एकता, शर्त एकता यही है ना कि ये नहीं हो कि राजपूत अलग हो जाए और हरिजन अलग हो जाए। नहीं, हमने इनको क्या पूछना ना, एक पार्टीबाजी में अलग बिल्कुल नहीं चलेगा।
और आप कम से कम एक वायदा तो कर दो ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो आए उसको कॉमनली आप जो दंगा बना होता है गाँव में वो वहाँ चौपाल पे मिलेंगे। कोई आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी को घर पे चाय नहीं पिलाएगा, वहाँ बुलाओ सबको कॉमन। अगर 2 कस्में खा देते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड गाँव की यूनिटी और इस रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशन गाँव की यूनिटी, आपकी ज़मीन को नहीं दे सकते। अगर आप पार्टी वाइज पे डिवाइड रहते हो, कास्ट वाइज पे डिवाइड रहते हो कि नहीं गुज्जर है हम राजपूत हैं, जहाँ इकट्ठे नहीं होना है, वो अलग करें हम अलग करें, तो ज़मीन आपकी आज भी जाएगी, ज़मीन आपकी कल भी जाएगी। इसलिए ये 2 स्टैंड पॉइंट हमने लिए हैं। आगे लोग क्या करते हैं, हम तो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे कि जैसे लोग करेंगे, जैसे उनका लेवल होगा उसके मुताबिक वहाँ खड़े हो जाएंगे। फ़र्ज़ अपना यही बनता है कि रास्ता जो अपनी अकल के मुताबिक ठीक लगे वो बता दें, जो नहीं समझेगा भाई हम नहीं समझ लगे आप इसके मुताबिक कर लो, अपनी राय दिए।